रहीम सुहेल्स बाय टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। ये हमारी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम फ्रीलांसिंग सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हमें स्किल जो हासिल करनी है वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की है। ये हमारा 8th लेक्चर है। अभी तक इस मॉड्यूल के अंदर हम फर्स्ट मॉड्यूल मतलब वेब डिज़ाइनिंग पार्ट से सीख रहे हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट के तहत अभी तक हमने HTML और CSS के लेक्चर्स कवर किए हैं। HTML के ऊपर हम काम कर चुके हैं, CSS हमारी कंटिन्यू है। ये कुछ एक आध लेक्चर्स के बाद हमने बूटस्ट्रैप की तरफ मूव कर जाना है। हमने सीखना है बूटस्ट्रैप क्या होती है और किस तरह से हम बहुत ज़्यादा CSS को समराइज़ कर सकते हैं, जस्ट लिखी लिखाई CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आज हम देख रहे हैं कि ये देखें एक सिंपल HTML में लिखा गया डॉक्यूमेंट है। इसको हमने इस तरह से खूबसूरत कैसे करना है CSS की मदद से। आज हम CSS की मदद से ये वाला डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी बेस कवर हो जाएगी, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी CSS का इस्तेमाल, उसकी बहुत सारी कमांड इसके अंदर हम आज यूज़ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपना ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, वर्डप्रेस, PHP, बूटस्ट्रैप ये सारा कुछ सीखना है। अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अब तक की सारी जितनी मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ वो देखना मस्ट है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कड़ी है ये सारी आपस में। और एट दी एंड हम इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की स्किल सीख जाएंगे जिसका नाम होगा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जब हम स्किल सीख जाएंगे फिर हम आपको सिखाएंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। फ्रीलांसिंग आप अपनी स्किल सेल करने जा रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपके पास अगर कुछ समथिंग एक्स्ट्रा होगा, कुछ यूनिक होगा, तो तभी दुनिया आपकी तरफ तवज्जो देगी, तभी आपकी स्किल को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत भी करें और लगन से काम करें। ये थकने वाला काम नहीं है। अगर आप थक जाएंगे तो फिर आप अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहेंगे। आपको सख्त मेहनत करना होगी क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहली वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि आज इस तरह का हम वेबसाइट का लेआउट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मेन्यू बार कैसे बना सकते हैं, ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट और ये लास्ट में फुटर। ये एक पूरी वेबसाइट है, एक पूरा डिज़ाइन है। इससे बाद हम इससे भी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक HTML लिखी हुई है, आपके सामने है ये। अब मैं थोड़ा सा आपको ये सिखा दूं कि हो क्या रहा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे है, लेआउट कैसे है। हमारा ये जितनी भी वेबसाइट है सारी की सारी एक डिव के अंदर है जिसको हमने रैप डिव का नाम दिया हुआ। पूरी वेबसाइट एक डिव के अंदर है जिसको हमने रैप डिव का नाम दिया हुआ है। फिर इस डिव के अंदर एक हेडर नामी डिव है, या जिसे हमने लोगो कह सकते हैं आप, वो डिव है। उसके बाद मेन नैव का डिव है। ये सारा कुछ किसके अंदर है? रैप डिव के अंदर, सही कह रहे हैं। फिर एक डिव है जिसको हमने इनर रैप का नाम दिया है और उसके अंदर हमने फर्दर 2 डिव्स बनाए हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरा ये है। इस डिव को हमने मेन का नाम दिया और इसको हमने साइड बार का नाम दिया है। और आखिर में यहाँ से ऑनवर्ड हमारी फुटर डिव है। ये भी एक इमेज लगा हुआ है, इसके बैकग्राउंड पे भी इमेज लगा हुआ है। चलिए तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत सी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग प्योर CSS। ये मैंने HTML आपके लिए लिख रखी है ताकि टाइम बचे। हमने क्या किया है जी, एक फ़ाइल पहले मैंने आपको इनलाइन इंटरनल सिखा चुका हूँ। आज मैं एक्सटर्नल CSS के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होगा कि मैंने एक फ़ाइल CSS के फ़ोल्डर के अंदर
रखी है, उसका नाम है mystyle.css। ये स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता चलूँ मैं। ये मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, लेक्चर 8। इसके अंदर एक CSS, इसी जगह पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है CSS का, उसके अंदर मैंने ये फ़ाइल रखी है mystyle। इसी तरह से ये मेरा फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ये हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको स्टैंडर्ड CSS लिखनी है। स्टैंडर्ड CSS का मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि स्टार का मतलब होता है ऑल। स्टार का क्या मतलब होता है? ऑल। हर तरह की पैडिंग मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। हर तरह का मार्जिन मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर ज़ीरो कर रहा हूँ, आउटलाइन ज़ीरो कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज़ ज़ीरो कर रहा हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट, बेस लाइन और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। ये मैं आपके लिए स्टैंडर्ड CSS मैंने लिख दी है। हर तरह की पैडिंग ज़ीरो, हर तरह का मार्जिन ज़ीरो, बॉर्डर ज़ीरो, आउटलाइन ज़ीरो, फॉन्ट साइज़ 100%, वर्टिकल अलाइनमेंट, बेस लाइन और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। अभी आप ये पेज देख रहे हैं, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड CSS लिख दिया है, हर तरह का पैडिंग मार्जिन ज़ीरो कर दिया, तो तब इसका इफेक्ट देख लेंगे। ये देखें जी, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन हुई थी मैंने सब ख़त्म कर दी। मैं उसे ये कहूँगा कि मैं जो कहूँगा अब आपने वो काम करना है। मैं जो कहूँगा आपने वो काम करना, उतनी पैडिंग, उतना मार्जिन, उतना फॉन्ट साइज़ देना जो मैं बताऊँगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। आगे हम क्या करते हैं जी, आगे हम सबसे पहले अपने रैप डिव जो है उसको स्टाइल करते हैं। मैंने CSS भी इसकी लिख के रखी हुई है ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। मैं कमांड्स आपको साथ साथ समझाता जाऊं। मैं उसे कह रहा हूं कि विड्थ हो जाए, क्योंकि बेसिक्स आपको पता है। अब रैप डिव जो हमारा मेन डिव है उसकी विड्थ 960 पिक्सल, बॉर्डर थिन सॉलिड ब्लैक, मार्जिन ज़ीरो ऑटो, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। चलें ये कुछ मैं आपको साथ साथ करके दिखाता हूं जी। विड्थ 960 पिक्सल और बॉर्डर दिया हुआ है, इसको जाके चेक कर लेते हैं। ये लें जी, बॉर्डर लग गया। ठीक है, आपको विड्थ भी पता चल गई 960 पिक्सल। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं मार्जिन ज़ीरो ऑटो। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। मार्जिन ज़ीरो ऑटो अगर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसका मतलब है टॉप बॉटम ज़ीरो, लेफ़्ट राइट ऑटो। इससे क्या होता है, आपका वो वाला डिव जिसके ऊपर ये वाली कमांड आप अप्लाई करते हैं वो सेंटर में मूव कर जाता है, जस्ट लाइक दैट। अब हमने इसके बैकग्राउंड कलर भी दिया है, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। ये मैंने दिया, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी सेट कर सकते हैं जी। ये हमारा रैप डिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मेथड हमारा जो लोगो है उसको सेट कर रहे हैं। लोगो आपको भी मैं दिखाता हूँ कौन सा है जी हमारा लोगो। ये है जी हमारा लोगो। मैंने इसको सिर्फ एक ही कमांड अप्लाई की है, बैकग्राउंड कलर FFF, जाके चेक कर आते हैं। ये देखें उसका कलर बदल गया और उसने बैकग्राउंड कलर हमने उसको दिया था जस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इस इमेज को अब हम उसे कह रहे हैं कि वो जो डिव है जिसको हमने आईडी दी थी मेथड, उसका बैकग्राउंड कलर बदल गया है। अब मेथड के अंदर जो इमेज है उसको मार्जिन लेफ्ट दे दो, उसको मार्जिन लेफ्ट दे दो। तो इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर याद रख लें, बार बार मैं बता रहा हूँ। एक मिनट मैं कमांड अप्लाई कर दूँ। ये देखें, ये मेरी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो एक डिव के अंदर है जिसको मैंने रैप डिव का नाम दिया है।
फिर इसके अंदर एक मेथड नामी डिव है जिसे मैं लोगो कह रहे हैं। फिर उसके अंदर एक मेन नैव का डिव है, वो वाला ये वाला है। फिर इसके अंदर 2 डिव हैं। फिर एक मेन इनर रैप का डिव है जिसके अंदर फर्दर 2 डिव हैं, एक साइड बार और एक मेन कंटेंट, और आखिर में फुटर का डिव है। एक बार मैं फिर से आपको इसकी HTML दिखा देता हूँ। ये देखें, डिव है रैप, और आप देख रहे हैं कि सारे की सारी वेबसाइट इसी डिव के अंदर है। उसके बाद देखें मेथड डिव है, उसके अंदर हमने एक इमेज रखा हुआ है और ये हमने अल्टरनेट दिया हुआ है उसको। उसके बाद हमने क्या किया हुआ, एक मेन नैव नामी डिव है जिसके अंदर हमारी मेन नेविगेशन बार पड़ी हुई है। फिर हमने एक डिव रखा हुआ इनर रैप का, ये आप देख रहे हैं इनर रैप का डिव है, और इसके अंदर फर्दर 2 डिव हैं, एक को हम साइड बार कह रहे हैं और एक को हम मेन कह रहे हैं। और इसके बाद हमारा आखिरी डिव फुटर का डिव लगा हुआ है जी। ये HTML एक बार फिर से इसीलिए दिखाई थी, जब मैं CSS कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत हो। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन नैव है उसकी CSS हम करने लगे हैं। उसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और उसकी हाइट सेट कर रहे हैं। ये देखें जी, बैकग्राउंड कलर और हाइट उसकी, किस डिव की, ये वाला डिव जिसके अंदर ये नेविगेशन बार पड़ी हुई है हमारी। ये देखें, इसका कलर आ गया और इसकी हाइट आ गई 40 पिक्सल। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसको मैं नेविगेशन बार बनाना है। अब हम ये कह रहे हैं कि वो, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि फ्लोट लेफ्ट हो जाओ, इसका मतलब यह है कि साइड बाय साइड आ जाओ। विड्थ में दे रहा हूं किसकी, LI को। मेन नैव के अंदर जो LI है, मेन नैव के अंदर जो LI है, दिस वन, इसकी बात हो रही है जी। अब ये देखें, डिव क्या है, मेन नैव, और इसके अंदर है LI, इसकी बात हो रही है। LI तो काफ़ी सारे हैं तो इसका मतलब सब पे अप्लाई होगा। इसकी बात हो रही है जी कि फ्लोट लेफ्ट साइड बाय साइड आ जाओ। विड्थ 170 पिक्सल एक LI की, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर CCC, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, और लाइन हाइट 40 पिक्सल। ये मैं पिछली वीडियो में भी ये नेविगेशन बार बनाना सिखाई थी आपको, याद होगा आपको। तो ये रिफ्रेश, वो देखें। अब एक चीज़ है कि इसके साथ क्या है जी, बुलेट्स आ रहे हैं। तो बुलेट्स कैसे ख़त्म करेंगे हम, बुलेट्स ख़त्म करने के लिए हम उसे कहते हैं कि हर तरह की बुलेट्स, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, लिस्ट स्टाइल नन कर रहा हूँ मैं उसको। लिस्ट स्टाइल क्या कर रहा हूँ मैं, नन कर रहा हूँ जी। ये मैंने मल्टी सिलेक्टर यूज़ किया है। मल्टी सिलेक्टर का मतलब OL और UL के ऊपर अप्लाई हो जाओ और हर तरह का लिस्ट स्टाइल नन कर दो। वो देखें जी। अब ये जो अंदर नज़र आ रहे हैं ये एंकर टैग है। ये क्या है, एंकर टैग। व्हाट इज इट कॉल्ड, एंकर टैग। तो क्यों ना अब हम इस एंकर टैग की CSS करते हैं। अब मैं 2 चीज़ें आपको इकट्ठी बताता हूं। मैं उसे कह रहा हूं जो UL के अंदर LI है और उसके अंदर A है। मैं इसकी HTML भी दिखा के लाता हूं। मैं कहता हूं जो UL है उसके अंदर LI है और उसके अंदर A है, उसके ऊपर काम करो। क्या काम करो वो मैं बताता हूं। मैं उसे कहता हूं जी कि इसका कलर FFFF कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट इसका FFFF वाइट हो जाएगा और डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। मैंने उसे सेव किया।
अच्छा एक चीज़ आगे देखते हैं, और दूसरी चीज़ देखें, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेन नैब है उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल आई है, उसके अंदर जो ए है, हॉवर इफेक्ट क्या होता है, जब माउस इसके ऊपर जाए तो क्या हो, मैं उसे कह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और इसका कलर ये हो जाए। कोड आप जो मर्जी यूज़ कर लें, ये मैंने दिए हैं। अब इफेक्ट देखिएगा, एक तो ये माउस का मेरा इस वक्त स्टाइल देखें, इसके ऊपर जाता पॉइंटर है, वैसे ये देखें जी कलर वाइट हो गया। अब देखें डिस्प्ले ब्लॉक करने की वजह से अब मैं कहीं पे भी माउस लेके जाऊंगा वो पॉइंटर का रुख अख्तियार करेगा। ये देखें हावर करता हूं तो कलर चेंज हो जाता है और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाता है, ये गौर कीजिएगा। ये देखें जी, चलें जी अब हम आगे चलते हैं। आगे हम उसे कहते हैं, अब हमें पता है कि एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं कि मेरा पूरे का पूरा कंटेंट एक रैप डिव के अंदर मौजूद है, और फिर उसके अंदर एक लोगो का डिव मौजूद है, फिर उसके अंदर एक मेन नैब का डिव मौजूद है, फिर एक इनर रैप का डिव मौजूद है जिसके अंदर फर्दर दो डिव हैं, एक साइड बार और एक क्या कहलाता है जी, यस मेन, और आखिर में फुटर का डिव मौजूद है। अब तक हम हमारा रैप डिव को स्टाइलिंग कर चुके हैं, हमने अपना मेथड जिसे मैं लोगो कह रहा हूँ उसको हम स्टाइल कर चुके हैं, मेन नैव को स्टाइल कर चुके हैं। अब हम किसको स्टाइल करने वाले हैं, यस अब हम इनर रैप को स्टाइल करने वाले हैं। ये और कुछ नहीं कर रहे, इसको बैकग्राउंड कलर हम वाइट दे देते हैं जी। इसका मतलब अभी तक हमने और कोई काम नहीं किया, जो हमारा इनर रैप है उसका हमने कलर चेंज कर दिया है। जैसे मैं करूँगा आपको नज़र आएगा कि फुटर से ऊपर तक सारे का सारा वाइट हो जाएगा। ये देखें, यस फुटर से ऊपर तक सारा वाइट हो गया। अब ये जो वाइट पोर्शन है मेरा, इसके अंदर कौन से दो डिव मौजूद है, एग्जैक्टली साइड बार और मेन नाम का डिव इसके अंदर मौजूद है। उसको अब हमने उसको स्टाइल करना है। अच्छा जी, इनर रैप आफ्टर बाद ये आफ्टर इफेक्ट क्या होता है सीएसएस के अंदर, ये मैं आपको दिखाने वाला था। आप कहते हैं कि जो डिव है उसके बाद क्या हो, हम कहते हैं सिर्फ एक डॉट लगे, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, क्लियर बोथ हो जाए, हाइट उसकी 0 हो जाए और विजिबिलिटी हिडन हो, नज़र ना आए ये डॉट। ठीक है, ये मैं इसको इफेक्ट दे देता हूँ जी। क्या कह रहा हूँ मैं, इनर रैप जो डिव है उसके बाद क्या है, जस्ट एक डॉट आए और माई स्टाइल में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं जी। सेव और विजिबिलिटी हिडन करने के बजाय चलें जी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बाद साइड बार किसके अंदर है जी, ये इनर रैप के अंदर है, इसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं। ये हम देख लेते हैं। हम इसे कह रहे हैं साइड बार फ्लोट राइट हो जाए, मतलब राइट साइड पे आए। ये विड्थ इसकी 300 पिक्सल हो जाए। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल में दे रहा हूँ, ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ मैं लाया हूँ। अब ज़रा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा। मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, CSS। यहाँ पे मैं उसे कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मेरा इमेज का फोल्डर अगर यहाँ पे पड़ा होगा तो मैं उसे कहूँगा इमेज और उसके अंदर फलां इमेज, बट मेरा फोल्डर इमेज का तो पीछे पड़ा है। ये देखें, फिर फोल्डर ने आना है, तो इसका मतलब है मुझे पीछे को स्टेप जाना है। अगर पीछे को स्टेप जाना है तो आपने डॉट डॉट लिखना होता है। अब मैं उसे कह रहा हूँ डॉट डॉट, मतलब स्टेप बैक करो, वहाँ पे इमेजेस का फोल्डर मिलेगा और इमेजेस के फोल्डर अंदर साइड बार अंडरस्कोर BG डैश PNG नामी इमेज होगा, वो लगा दो। लेट मी चेक, यस
हो गया। देखें आप CSS पे चलते हैं, फ्लोट राइट हो गया, विड्थ 300 पिक्सल हो गई, बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड रिपीट एक्स, बॉर्डर लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट साइड का बॉर्डर दिया और बैकग्राउंड कलर दिया। ये ले, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, हमें राइट साइड का या मेन जो है उसको भी करना है। चलिए जी, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लोट लेफ्ट हो, विड्थ 600 पिक्सल हो और बैकग्राउंड हमने उसे दे दिया FFF। तो लेट मी चेक, ये ले, ये बनता जा रहा है। अब हमारा स्टाइलिंग एक रह गई जी, वो है फुटर वाली। ये LI को भी, जो इसके अंदर मेन के अंदर LI है, उसको भी स्टाइल करते चलें और फुटर भी उठाते चलें। अब देखें, अलहदा करना था, मैं उसे कह रहा हूँ मेन के अंदर जो LI है, अगर ऐसा ना करता तो उसने, आपको पता है 2 जगह पे LI पड़ा, उसने सारा ही उठा लेना था। एक ये नेविगेशन बार के अंदर LI पड़ा है और एक मेन के अंदर LI है, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। नहीं लगाया उसने डिव मेन, और इसके अंदर कोई LI मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी, मौजूद ही नहीं है। चलें दे देते हैं हम अब रिफ्रेश। ये फुटर की मैंने डिव साथ की है। अब फुटर की डिव मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने कहा क्लियर बोथ। ये कमांड क्यों दी आपको पता, इससे पहले हुआ क्या है, इससे पहले हमने एक डिव को फ्लोट लेफ्ट किया है, एक को फ्लोट राइट किया है। अब बाकी भी उसी तरह से फ्लोट ना होना शुरू हो जाए लेफ्ट या राइट, हमने फुटर पे आके कहा क्लियर बोथ, मतलब अब नॉर्मल बिहेव करना, ना किसी कंटेंट को फ्लोट लेफ्ट करना ना राइट करना, क्लियर कर दो। बैकग्राउंड कलर दे दिया FFF, बैकग्राउंड इमेज दे दिया और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया। विड्थ 960 पिक्सल कर दी, जितनी टोटल हमारे रैप डिव की थी। हाइट 128 पिक्सल कर दी, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल कर दी। तो ये देखें जी, साइट हमारी बनती जा रही है। ये बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब छोटी छोटी हमारी CSS हैं वो करते हैं। बॉडी की करते हैं जी, जहाँ जहाँ पैराग्राफ आए तो वो कैसे आए, ये सारा कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आके समझाता हूँ आपको। जहाँ जहाँ पैराग्राफ यूज़ हुआ होगा, फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, फ़ॉन्ट साइज़ 100% दे दिया, पैराग्राफ फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, फ़ॉन्ट साइज़ 0.78 EM। अच्छा, ये अब EM क्या होता है ये मैंने आपको सिखाना है, ये भी हम इसको देख लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको दिखाता हूँगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये एक डिव है, द फ़ॉन्ट साइज ऑफ द डिव एलिमेंट इज सेट टू 30 पिक्सल, और उसके अंदर हमने एक स्पैम लिया था, स्पैम एलिमेंट इनसाइड द डिव एलिमेंट हैज़ अ फ़ॉन्ट साइज 0.5 EM। तो उसने क्या करना है, जो करंट रिलेटिव होता है उसके हिसाब से अगर आप 2 EM करेंगे तो 60 पिक्सल हो जाएगा, अगर आप 0.5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे जब देखिएगा डिव, मैंने उसे कहा फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके अंदर आपको पता है स्पैन है, स्पैन की हमने की EM 0.5 EM। तो उससे क्या होगा, जो करंट जिसको जो उसका पेरेंट था उसने उसका फ़ॉन्ट साइज देखना और उसके मुताबिक आपने आपको करना था। उसका करंट 30 है, उसके मुताबिक उसने खुद को किया तो 0.5 EM हो गया। तो 30 को 0.5 EM से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। ये देखिएगा, अब ये फ़ॉन्ट साइज 30 का और ये 15 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
लाइन हाइट 1.75 EM। अब सेव करते हैं। ये देखिएगा आप कि चीज़ें अब थोड़ी खूबसूरत सी नज़र आना शुरू होंगी, क्योंकि हमने अभी तक इस पैराग्राफ वगैरह की फॉर्मेटिंग नहीं की थी। ये ले ली। अब हम क्या करने वाले हैं जी, H1 जहाँ पे आए, H2 आए, H3 आए, उसकी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं जी। अब हम ये सादा सादा सी है, ये मैं बेसिक तो आपको पहले भी करवा चुका हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ जहाँ पे भी H1 आए फॉन्ट साइज़ 1.5 EM कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से बताता चलूँ, अगर फॉन्ट साइज़ 30 है तो 1.5 EM का मतलब 45 हो जाएगा। लाइन हाइट 1. फॉन्ट वेट नॉर्मल कर दो। जहाँ जहाँ H2 H3 आए फॉन्ट साइज़ 1.12 EM कर दो। फॉन्ट वेट लाइट वेट कर दो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कर दो। लेटर स्पेसिंग 0.2 EM कर दो, बढ़ा दो स्पेसिंग। जहाँ H3 आए वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। अब देखते हैं ये मज़ीद खूबसूरत हो चुका होगा। ये देखें जी, कोई बात ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा, डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स करूँगा जो बात नहीं समझ आएगी आपको। अब एग्जैक्ट वो कह रहा है फुटर पी के अंदर, फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी अब बात हो रही है, और इसी तरह H1 H2 H3 की बात हो रही। साइड बार के अंदर जो पैराग्राफ H2 वगैरह हैं उनकी बात हो रही है। मैंने सारे इकट्ठे रख लिए, ये कोई ख़ास नहीं है, मैं वहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। Ctrl+V+S, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। चलिए जी, खूबसूरत सी साइड तैयार होके हमारे सामने है। अब हमने किया क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो फुटर डिव था उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल कर दो, राइट से 0, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से 20 पिक्सल कर दो। विड्थ उसकी 380 पिक्सल कर दो। फ़ॉन्ट फैमिली ये है और फ़ॉन्ट साइज़ ये है। फिर हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भी पैराग्राफ है, H1 है, H2 है, H3 है, उसका मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर दो। फिर हम कह रहे हैं कि साइड बार के अंदर जो P है, साइड बार के अंदर जो H2 है, साइड बार के अंदर जो H3 है, मेन के अंदर जो P है, मेन के अंदर जो H1 है, H2 है, उसका मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल कर दो और मार्जिन राइट 20 पिक्सल कर दो। फिर हम कह रहे हैं मेन P के अंदर हमने इसको ज़्यादा करना था तो इसलिए इसको बिल्कुल लैदा किया है, मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल कर दो। साइड बार के अंदर जो H2 है उसका मार्जिन टॉप 15 पिक्सल कर दो। ये हमने उसे बातें कही। हमने एक खूबसूरत सी वेबसाइट आपके सामने डिज़ाइन की है, ये आपके सामने है जी। हमने बिल्कुल स्क्रैच से काम किया, आपको इमेज लगाना HTML से स्टार्ट किया हुआ और इस स्टेज पे हम आ चुके हैं। क्लियर है जी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पांस दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।